मैं डॉक्टर जी.एल. सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैथ्स पेपर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविध गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है सेट्स यानी समुच्चय। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, सभी क्रमित युग्मों ए कोमा बी का समुच्चय है, जहाँ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसे A क्रॉस B द्वारा निरूपित करते हैं। अतः A क्रॉस B इक्वल टू मजला ब्रैकेट A कोमा B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। यानी A क्रॉस जो B करते हैं ना, तो उस समय जैसे ये A है तो ये पहला जो सेट है A का अवयव होगा, जैसे स्मॉल b है तो ये दूसरा जो सेट है ना B है ना, इसका अवयव होगा। जैसे A इक्वल टू 1,2 एक सेट ये है तथा दूसरा सेट B इक्वल टू ABC। तब इनका A क्रॉस B जब हम निकालते हैं तो ये होगा A क्रॉस B इक्वल टू सेट के अंदर जैसे A है हमने लिखा 1,2 क्रॉस B है सेट है ना, वो है ABC इक्वल टू। अब ये क्या है कि हम जैसे सेट के अंदर जैसे 1 है, 1 का A के साथ में, 1 का B के साथ में, 1 का C के साथ में, 2 का A के साथ में, 2 का B के साथ में, 2 का C के साथ में, ये इसका क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणनफल होता है। इसी प्रकार अगर जैसे मान लो B क्रॉस A लिखना चाहें तो यहाँ पर जैसे ये B है ABC क्रॉस फिर A है सेट है वो 1,2 तो इक्वल टू, तो उसी प्रकार से हम क्या कि सेट के अंदर जो है यानी A का 1 के साथ में, A का 2 के साथ में, B का 1 के साथ में, B का 2 के साथ में, ऐसे C का 1 के साथ में और ये जो C है ना इसका इसे 2 के साथ में। तो इस प्रकार से A क्रॉस B और B क्रॉस A है ना वो हम निकालते हैं। यानी इसमें पहला जो अवयव है समुच्चय B का होगा और दूसरा अवयव यहाँ पे समुच्चय A का होगा। अगर A क्रॉस B करेंगे तो पहला अवयव जो है ना वो समुच्चय A का होगा और दूसरा अवयव समुच्चय B का होगा। उसके बाद में फिर है डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है? यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं, तब फर्स्ट यानी A यूनियन B का डैश, इसको जैसे हम पूर्व बोलते हैं ना वो वाला निशान है, तो A यूनियन B का डैश इक्वल टू क्या होता है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सेकंड है A इंटरसेक्शन B का डैश इक्वल टू क्या होता है? A डैश यूनियन B डैश। तो यहाँ पर क्या कि चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो दोनों जो पॉइंट हैं वो डी मॉर्गन नियम कहलाते हैं। ये डी मॉर्गन नियम कहलाते हैं दोनों ये। उसके बाद में फिर है असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? दो समुच्चय A तथा B परस्पर असंयुक्त कहलाते हैं, डिसजॉइंट कहलाते हैं, यदि इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है यानी कॉमन नहीं है।
अर्थात ए इंटरसेक्शन जो बी है वो इक्वल टू क्या है 5। जैसे सेट ए इक्वल टू है 1 3 5 7 और सेट जो बी है वो क्या है 2 4 6 8। तब ए और बी ये क्या है असंयुक्त है, डिसजॉइंट है ये। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी लेते हैं तो वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी इनमें कोई है ना, किसी में कोई सा भी अवयव है ना इसके अंदर क्या कॉमन नहीं है, उपनिष्ठ नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम असंयुक्त कहते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, यदि ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू, ये क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी फिर ये यूनियन ए क्रॉस सी। सेकंड क्या है ए क्रॉस, जैसे यहाँ पर ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये क्या बनेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये बनेगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं, इनको प्रूफ करते हैं। तो इनके लिए क्या है कि हमने माना कि जैसे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये, इसके अवयव को हमने क्या मान लिया x कॉमा वाई मान लिया। तब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी है ना, इम्प्लाइज यानी यदि और केवल यदि दोनों तरफ से, यानी इससे अपन ये लिख सकते हैं या इससे हम ये लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे x है ना ये, तो x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b यूनियन c, ये होगा इसका। क्योंकि अपन कार्तीय गुणनफल में करते हैं ना, तो पहला अवयव इसका होता है, दूसरा अवयव इसका होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर वो यदि केवल यदि, अब x बिलोंग्स टू a तथा जैसे y बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसका मतलब क्या है कि b यूनियन c का मतलब क्या होगा कि जो अवयव जो है ना ये y या तो b का होगा या y किसका होगा c का होगा। फिर वापस वही यदि केवल यदि x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू c, ये हम इसको लिखेंगे। उसके बाद में इम्प्लाइज, फिर देखो कि यहाँ पर हमने लिखा ना कि x बिलोंग्स टू a था y बिलोंग्स टू b, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, या जैसे दूसरा है ना ये x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c, ये हम लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b या x वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लाइज जैसे ये x वाई जो है ना वो बिलोंग्स टू क्या है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ठीक है ना। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो शुरू में है ना हमने ये लिया था कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, और यहाँ पर ये देखिए ये है ना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या आ गया a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c आ गया यहाँ पर ये। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b यूनियन c जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो यहाँ पर आप इसको जब सोल्व करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर है जैसे अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं वैसे यहाँ पर a क्रॉस b यूनियन c है, तो इसमें क्या है कि a क्रॉस b, फिर यहाँ पर ये यूनियन वापस a क्रॉस c, ये हम लिखते हैं यहाँ पर ये। तो इसी प्रकार फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे जो दूसरा रिजल्ट है उसके लिए हम वापस क्या करते हैं कि वही x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c,
तब यहाँ पर हम वापस देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी इम्प्लाइज, तो इसको क्या लिखेंगे कि x जो है ना वो बिलोंग्स टू ए तथा जो y जो है ना वो बिलोंग्स टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर वही इम्प्लाइज, यानी यदि केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ, जैसे x बिलोंग्स टू ए तथा इसको क्या लिखेंगे y बिलोंग्स टू बी तथा y बिलोंग्स टू सी। कि यहाँ पर क्या है कि जैसे y जो है वो b में भी होगा और y है वो किस में c में होगा, तो इसको है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, इसका मतलब ये हुआ वही इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b तथा फिर देखो ये x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c। उसके बाद में वही इफ़ एंड ओनली इफ, अब x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b तथा x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू c है ना, इसको क्या लिखेंगे x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। इफ़ एंड ओनली इफ, फिर वापस देखो यहाँ पर क्या कि x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b है तथा x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x कॉमा y बिलोंग्स टू है ना वो क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये इसका मतलब हुआ। तो इस प्रकार से शुरू के अंदर जो हमने लिया है ना ये कि x कॉमा y बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है, a क्रॉस b यूनियन c, सॉरी b इंटरसेक्शन c, और यहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या बना, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि दूसरा रिजल्ट है ना इसको प्रूव किया है। उसके बाद में फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यदि a b c तथा d कोई चार समुच्चय हैं तब सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इक्वल टू, तो ये क्या आएगा a इंटरसेक्शन c फिर क्रॉस, यहाँ पर क्या आएगा ये b इंटरसेक्शन d। तो यहाँ पर क्या है देखो ये जो है ना इस a के साथ तो कौन सा आ जाएगा, c आ जाएगा, और b के साथ में कौन सा आ जाएगा, d आ जाएगा। ये इसका क्या फॉर्मूला है, ये इसको क्या है हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वही माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, तब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d है ना, इसको हमने वापस लिखा है। वही इम्प्लाइज या इफ़ एंड ओनली इफ है ना, इसको हम इम्प्लाइज में कह देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये x कॉमा वाई है वो बिलोंग्स टू a क्रॉस b तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू c क्रॉस d, ये हुआ इसका मतलब। अब इसके बाद में इम्प्लाइज, फिर देखो ये जैसे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, फिर ये तथा फिर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू c क्रॉस d है ना, इसको क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू c तथा y बिलोंग्स टू d इम्प्लाइज। उसके बाद में x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c तथा फिर इसके बाद में है ना y बिलोंग्स टू b के साथ में ये y बिलोंग्स टू d है ना, ये ले लेंगे। तो इसको लिख दिया y बिलोंग्स टू b तथा y बिलोंग्स टू d। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c तथा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d, ये हमने किया है यहाँ पर ये। तो ऐसा करने बाद में फिर देखो ये दोनों जो है ना, जैसे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c तथा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं
implies x comma y belongs to a intersection c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, है ना। ये इन दोनों से हम लिख सकते हैं ये। तो ये लिखने के बाद में उसके बाद में फिर है ना वापस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो ये है ना ये x कोमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, और यहाँ पर ये क्या आया x कोमा वाई बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तो इस प्रकार से इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इक्वल टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तो इस प्रकार से है ना हमने इसको प्रूव कर दिया है यहाँ पर। दूसरा क्या है फिर है कि गणनता, जिसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्या होती है कि जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N इक्वल टू जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट है ना, ये इसके अवयव है, गणना करने के काम आता है। जैसे हम काउंट करते हैं ना, ये प्राकृत संख्याओं के इस गुणधर्म को हम किसी समुच्चय के साइज यानी आमाप को मापने में प्रयोग करते हैं। यानी उस जो सेट दे रखा है ना वो कितना, उसकी साइज क्या है, उसमें कितने अवयव हैं। इसी प्रकार किन्हीं दो समुच्चयों की साइजों की तुलना करने में भी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिलों की गिनती उन पर चौक से नंबर लिखकर कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि मोटरसाइकिलों तथा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक की संगतता यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस स्थापित हो गई है। यानी कहने मतलब क्या है कि जैसे एक मोटरसाइकिल है उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरी मोटरसाइकिल है उसको हमने क्या 2 नंबर दे दिया, है ना। तो ये 1-2 है ना हमने किस में से लिया, प्राकृत संख्या में से लिया है। तो इसलिए हमने कहा है कि जो मोटरसाइकिलें हैं तथा प्राकृत संख्याएं को जो समुच्चय है ना उसमें एक की संगतता स्थापित होती है यानी हो गई है, ये हम कहते हैं। तब हमें मोटरसाइकिल समुच्चय का साइज मालूम हो जाता है, अर्थात स्टैंड पर कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं यह ज्ञात हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गणनता कहते हैं। यानी हम वहाँ पर क्या है, जैसे मोटरसाइकिल है ना, ये मोटरसाइकिल जो है तो उनकी संख्या जो है ना वो हमें मालूम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या कि कुछ एग्जाम्पल लिए और ये गणनता क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। आज अपन इतना ही स्टडी करेंगे। धन्यवाद।